जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। हम डायमेंशनल फार्मूला का एप्लीकेशन देखेंगे कि इस लेक्चर में क्या होता है। डायमेंशनल एनालिसिस का जो एप्लीकेशन है वो मेनली हम तीन तरीके से यूज करते हैं। द मेथड ऑफ स्टडिंग, देखो द मेथड ऑफ studying a physical phenomena on the basis of the dimension is called the dimensional analysis। और ये हम आपको बता भी चुके हैं। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। अब इसको मैं बताऊं आपको कि इसका मतलब क्या है। जैसे आप कैलकुलेट करते हो कि 1 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड, कहते हो आप ये MKS में है, तो आप कहते हो कि इसको CGS में बताओ किसके बराबर होगा, ये बोलते हो आप ना। ऐसे आप बोलते हो कि 1 जूल है, बताओ कि इसको डाइन में कितना होगा। ये आप कहते हो ना कि 1 मीटर है, ये MKS में है, MKS में है, आप कहते हो कि ये CGS में बताओ कितना होगा। तो कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना हो किसी एक सिस्टम से, जैसे हमने यहाँ पर बताया कि MKS से CGS में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पर हम डायमेंशनल फार्मूला का बड़ा ही कह सकते हैं कि वंडरिंग यूज देखते हैं और बहुत बढ़िया से समझ में भी आता है और कन्वर्ट हो जाता है अच्छे से, तो यहाँ पर काम आ जाता है। ठीक। दूसरा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। मान लो कि कहीं कोई आपको एक फिजिकल इक्वेशन दिया गया है और वो फिजिकल इक्वेशन मान लो ऐसे है, F इज इक्वल टू MA प्लस ऐसे मान लो KX कुछ भी है ऐसे, तो आप उसको क्या कर सकते हो कि चेक कर सकते हो कि क्या ये गिवन रिलेशन सही है कि नहीं सही है। क्योंकि हमें पता है कि अगर ये फोर्स के इक्वल में है ये हमारा इक्वेशन, तो ज़रूर इंडिविजुअल लेवल पर ये भी वही ठीक डायमेंशनल फार्मूला देगा जो फोर्स का होगा, ये भी ठीक वही डायमेंशनल फार्मूला देगा जो ठीक फोर्स का होगा। और अगर इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला फोर्स के इक्वल है तभी हम मानेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये करेक्ट होगा, अदरवाइज करेक्ट नहीं होगा। तो किसी भी इक्वेशन का फिजिकल रिलेशन चेक करना है कि करेक्ट है कि नहीं है, तो डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करके हम इस तरीके से चेक कर लेते हैं। हालांकि इसको हम अलग एक एक एग्जांपल लेकर आपको समझाएंगे कि क्या है क्या नहीं। आगे, टू ड्राइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर हमारे पास हमको ड्राइव करना है, टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, अगर हमको एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेशनशिप बताना है कि वो किस प्रकार से रिलेट है, तो उसमें भी बड़ा काम आता है इसको। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इस वाले एप्लीकेशन को लेते हैं जहाँ पर हमें गिवन है कि टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। तो इसको हम लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसका मास है, और मास को हम m1 से कह रहे हैं, जिसका लेंथ है जिसको L1 से कह रहे हैं, और उसका टाइम है T1, और ये किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में है। ठीक है, ये किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में है जो कि फंडामेंटल यूनिट है लेंथ का, मास का, लेंथ का और टाइम का। वन सिस्टम किसी एक सिस्टम में है। जब हम इसको किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, M1 L1 T1, मास, लेंथ और टाइम किसी एक सिस्टम में है, किसी दूसरे सिस्टम में जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर सपोज कर लेते हैं मास M2 हो जाएगा, लेंथ L2 हो जाएगा और टाइम T2 हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग तो हम सपोज कर लेते हैं कि अनदर सिस्टम हमको मिल जाएगा। तो फर्स्ट सिस्टम से अनदर सिस्टम के बीच में अगर डायमेंशनल फार्मूला के बेसिस पर बात करें तो हम इस बेसिस पर उसको लिख सकते हैं कि भाई एक सिस्टम में उसकी डिग्री कुछ रही होगी, दूसरे में कुछ और आएगी। तो सपोज कर लेते हैं फर्स्ट सिस्टम में डिग्री है जो ये M का A है और L का B है और T का C है। जब दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ केवल हमें M1 और M2 L1 L2 T1 T2 लेना पड़ेगा। डिग्री तो सेम ही रहती है ना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब कन्वर्ट होता है। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है अपने पास, तो फिजिकल क्वांटिटी कब कंप्लीट होता है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हम कह दें कि मोमेंटम है, या हम कह दें कि फोर्स है, मोमेंटम है, फोर्स है, या एक्सेलरेशन, कुछ भी ऐसे ले लो आप। तो अगर मान लो कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स ही ले लें, ये 10 न्यूटन है,
तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और यूनिट होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ये यूनिट हो गया। तो किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर कुछ दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और उसकी एनालॉगस कुछ दूसरी यूनिट होगी। जैसे किलोग्राम के एनालॉगस ग्राम होता है, सेंटीमीटर के एनालॉगस मीटर होता है, तो ऐसे कुछ दूसरी यूनिट होगी। यूनिट का नेचर सेम रहेगा बट उसका CGS MKS सिस्टम अलग रहेगा। ठीक है, ये कुछ हो जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं कि N1 यहाँ पर है तो U1। अब मान लेते हैं कि किसी एक सिस्टम में U की जो वैल्यू है वो M1 है, L1 है और T1 है और इसकी डिग्री A B और C। और दूसरे सिस्टम में इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है M2 और L2 और T2, लेकिन डिग्री तो नहीं बदलती है ना, डिग्री तो सेम ही रहती है। तो ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा जो यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ये वैल्यू हो जाएगी M1 L1 और T1 और N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा M2 L2 T2 और डिग्री तो A B C ही रहेगी। अब देखो हमको दूसरे सिस्टम की वैल्यू चाहिए, N2 की वैल्यू चाहिए, तो N2 को एज इट इज़ रख दिया और N1 को एज इट इज़ रख दिया और M1 अपान M2 कर लिया ये, और पावर A L1 अपान L2 कर लिया ये, पावर B यहाँ देखो T1 अपॉन T2 कर लिया, पावर C। तो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का ये कन्वर्जन है। अब इस कन्वर्जन के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, करना है कि कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है, 1 जूल को कन्वर्ट करना है इनटू द अर्ग। अब हमको तो ये पता भी होना चाहिए कि जूल क्या होता है। तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और अर्ग कितना होता है ये भी पता होना चाहिए। तो अर्ग होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। अब अगर हम कहें कि जूल का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, तो पता होना चाहिए आपको डायमेंशनल फार्मूला भी mL²T-2 होता है। ठीक है, तो जूल के लिए अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है ये। और यहाँ पर देखो डिग्री जो लिखी जाती है ABC लिखी जाती है, तो M की पावर A होता है तो A की जगह पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और B की पावर कंपैरिजन करके देखो डिग्री कितना होगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ T की पावर C होता है, C की डिग्री कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, क्योंकि -2 है यहाँ पर। अब अगर M1 को कहें कि वो किलोग्राम में है और L1 हमारा मीटर में है और T1 हमारा सेकंड में है, तो M2 अगर इसी के एनालॉगस लिखेंगे तो वो ग्राम में होगा, तभी तो अर्ग में कन्वर्ट हो पाएगा। ये जूल जो है MKS है, ये CGS है। और L2 हमारा सेंटीमीटर में होगा और T2 हमारा किस में होगा, सेकंड में होगा। किस में होगा, सेकंड में होगा। N1 की जो वैल्यू है ना, N1 की जो वैल्यू है वो 1 जूल है। देखो 1 है, ये 1 जूल है। और N2 की वैल्यू अर्ग में पूछ रहा है, वो अर्ग में हमको ये कैलकुलेट करना है। अब हम तो फार्मूला यही जानते हैं, रेडीमेड फार्मूला है अपने पास ये फार्मूला। इसी फार्मूला को हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। ये प्रिंट कर दिया, उसी फार्मूले को हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया यहाँ पर, ये प्रिंट कर दिया। तो M1 की जगह पर देखो क्या रखेंगे, किलोग्राम, ये किलोग्राम रख दिया। M2 की जगह पर क्या रखेंगे, ग्राम रख दिया हमने। L1 की जगह पर देखो क्या रखेंगे, मीटर, ये रख दिया हमने। L2 की जगह पर क्या रखेंगे, सेंटीमीटर रख दिया हमने। T1 की जगह पर सेकंड, तो ये सेकंड। T2 की जगह पर सेकंड। और देखो होल पावर A है तो A की जगह पर 1, B की जगह पर 2, C की जगह पर -2। ब्रैकेट जहाँ पर है ब्रैकेट भी हमने लगा लिया, ये ब्रैकेट भी लगा लिया। N1 की जगह पर देखो ये N1 है, ये N1 है और N1 की जगह पर देखो 1 है, 1 हमने भी यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, देखो किलोग्राम को हम क्या कर सकते हैं, किलोग्राम को देखो क्या कर सकते हैं, 1000 ग्राम लिखेंगे और अपॉन ग्राम और ये पावर 1। और मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखेंगे अपॉन सेंटीमीटर और ये पावर 2। और सेकंड को सेकंड से लिखेंगे और पावर -2, ये कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। ये 10 कितना लिख देंगे, 1000 को 10⁻³ और ये 10 की पावर 2 का होल स्क्वायर है। देखो ये होल स्क्वायर है और 1 की पावर -2 का मतलब 1 ही होता है, 10⁻³ और ये 10⁻⁴ कितना हो गया, 4, 10⁻⁴ ये कितना हो गया, 7 हो गया। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि ये सॉल्व हुआ, ये हमने सॉल्व किया यहाँ पर
और सॉल्व करके 10⁻⁷ क्या ला दिया, 7 ला दिया। इट मीन्स 1 जूल किसके बराबर होता है, 10⁻⁷ आर्ग के बराबर होता है, ये हमने प्रूव किया। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ आर्ग। हमने फर्स्ट एप्लीकेशन लिया था, ये फर्स्ट एप्लीकेशन लिया था, ये फर्स्ट एप्लीकेशन लिया था, जिस पर एक एग्जाम्पल करके आपको बताने की कोशिश की। इसी तरीके से हम सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। गिवन फिजिकल रिलेशन को चेक करना है। तो दिस इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये होमोजेनिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब होमोजेनिटी का प्रिंसिपल मैंने पढ़ा रखा है, ये आपको फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर सेपरेट वीडियो मिलेगा, वहाँ से पता चल जाएगा। हालांकि नहीं भी पता है तब भी यहाँ मैं डिस्कस करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता क्या है कि फिजिकल इक्वेशन विल बी द डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म अकरिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर द सेम। देखो ये यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने अलग से लिखकर आपको बता भी दिया है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, मान लो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन मिल गया। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर कोई इक्वेशन तभी करेक्ट होगा, तभी इक्वेशन वो करेक्ट माना जाएगा जब हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, बोथ साइड का इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर आप कैलकुलेट करो तो देखो ये कितना होगा, मीटर अपॉन सेकंड, और टाइम का कितना होता है, सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर आ गया। इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसका कैलकुलेट करो, देखो इसका कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है ना, और ये कितना है, टाइम है, तो सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आया, मीटर। तो देखो इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना आया, मीटर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, तो मीटर इसका भी आया, मीटर इसका भी आया, मीटर इसका आया। इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला के बेसिस पर अगर हम किसी इक्वेशन का जजमेंट करें कि वो करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, तो सब हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम आना चाहिए, और हर एक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम आते ही हम बोल देंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड है, डायमेंशनल फार्मूला हर एक टर्म का सेम है, तो इस वाले एप्लीकेशन का प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक यहाँ पर एप्लीकेशन लूँ या कह सकते हैं एग्जांपल लूँ, तो एग्जांपल से मैं वही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से चेक करना है कि डायमेंशनल फार्मूला के अकॉर्डिंग कि कोई इक्वेशन सही है या नहीं सही है, और हमने एग्जांपल के तौर पर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिया है। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर एस का लिखें इस वाले टर्म का तो एल आ जाता है। अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यू टी का लिखें तो देखो u इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी टू दी पावर -1, और टाइम का कितना होगा t, तो एल टी की पावर 0, डायमेंशनल फार्मूला ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब इसी तरीके से हाफ ए टी स्क्वायर का अगर लेंगे तो हाफ का तो डायमेंशनल फार्मूला होगा नहीं, केवल ए टी स्क्वायर का होगा, तो डायमेंशनल फार्मूला ए टी स्क्वायर का देखेंगे तो ए इज़ द एक्सेलरेशन, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला एल टी टू दी पावर -2, और टी टाइम का स्क्वायर है, डायमेंशनल फार्मूला टी टू दी पावर 2, और टी टू दी पावर 2 और -2 ये कैंसिल होकर 0 बन जाएगा ये यहाँ से, और एल टी टू दी पावर 0, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस टर्म, ये दिस टर्म इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस टर्म। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कह रहा है कि ये इक्वेशन करेक्ट है बिकॉज ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच टर्म रिमेन्स कांस्टेंट या सेम। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला के करेक्ट होने पर भी ये इक्वेशन करेक्ट है। तो दिस इज द अनदर थिंग्स दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशन ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन का करेक्टनेस या वेरिफिकेशन है ये, कि चेक करने का एक तरीका भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अनदर एग्जांपल हम लेते हैं इसी पर कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला। देखो फाइंड करो डायमेंशनल फार्मूला ए बाई बी इन द इक्वेशन। ए और बी का हमें डायमेंशनल फार्मूला कह सकते हैं कैलकुलेट करना है, जबकि इक्वेशन मेरे पास ये है, f इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर f इज द फोर्स एंड x इज द डिस्टेंस और t इज द टाइम। t क्या है, टाइम है। ठीक है, तो देखो हमें सबसे पहले फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़ेगा। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला यू नो वेरी वेल, ml टू दी पावर -2 होता है। अब डायमेंशनल फार्मूला फोर्स कि देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर ये इक्वेशन वैलिड है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला इसके बराबर आना चाहिए, इसका डायमेंशनल फार्मूला इसके बराबर आना चाहिए।
तो इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर इसके बराबर आना चाहिए तो कर दो। तो हमने f के डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर कर दिया, a√x के बराबर कर दिया। अब हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो mLt⁻⁻2 हो जाएगा। और यहाँ से a है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है क्योंकि ये एज अ कांस्टेंट हम अभी ट्रीट कर रहे हैं, इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमको। और √x का मतलब हो गया कि x का यूनिट मीटर है, यानी कि डिस्टेंस है ये फिजिकल क्वांटिटी, तो यूनिट मीटर होगा और मीटर का डायमेंशनल फार्मूला l होगा। लेकिन ये रूट है तो रूट ऊपर का मतलब 1/2 लिखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, l/2 इधर चला जाएगा, l की पावर 1/2 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना है, पावर 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 - l/1 - 1/2 करेंगे तो l⁻1/2 हो जाएगा। तो a का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा mL⁻1/2 t⁻²। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द a का डायमेंशनल फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये भी कहता है कि अगर ये इक्वेशन पूरा f के इक्वल है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला f के इक्वल होगा, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला f के इक्वल होगा, तो इसको भी f के इक्वल कर दो। तो जब हमने ये किया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ f किया और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ BT² की, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमने लिखा mLt⁻⁻2 इक्वल टू b और t⁻2 कर दिया, क्योंकि b तो एक कांस्टेंट के तरीके ट्रीट कर रहे हैं, इसी को तो हमें कैलकुलेट करना है। और t² मतलब टाइम का स्क्वायर t⁻2 कर लिया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो mL और t⁻⁻4 हो जाएगा। और हमें न्यूमेरिकल में बोल रखा है कि a और b की वैल्यू आप कैलकुलेट करो। तो a की वैल्यू तो आपने ये कैलकुलेट किया, b की वैल्यू ये कैलकुलेट किया, a/b करोगे तो दोनों को डिवाइड करना पड़ जाएगा। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट a/v इज इक्वल टू m⁻0 l⁻⁻½ t⁻2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a/b। ठीक है, इसी तरीके से एक और हम यहाँ पर एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं, बड़ा ही फेमस और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इवन ये केवल +1 +2 में ही डायमेंशनल फार्मूले पर बेस्ड प्रॉब्लम नहीं बनता है या एग्ज़ाम में आता है, ये आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो हर एक कंपटीशन में ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें a और b का डायमेंशनल फार्मूला, चाहे आप वो जेई का दो, चाहे जेई एडवांस दो, चाहे आप नीट का दो, चाहे आप +1 +2 का एग्ज़ाम दो, चाहे जिस एग्ज़ाम में दोगे तो डायमेंशनल फार्मूला कहीं ना कहीं से ऐसे छोटा मोटा आ ही जाएगा। तो यहाँ डिटरमाइन क्या करना है आपको, डिटरमाइन करना है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए, ये ए है और ये बी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि P में a/v² है ये, तो अगर प्रेशर में ये टर्म जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब इसका जरूर डायमेंशनल फार्मूला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग प्रेशर के इक्वल होता होगा, तभी जुड़ा हुआ होगा। अगर नेचर सेम नहीं होगा इसका तो जुड़ ही नहीं सकता है। और अगर v में से b घटा है तो ज़रूर इस b का डायमेंशनल फार्मूला इस वॉल्यूम के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर ही हुआ होगा, तभी ये फिजिकल क्वांटिटी इसमें माइनस हुआ है और तभी ये फिजिकल क्वांटिटी इसमें प्लस हुआ है। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का प्रिंसिपल तो यही कहता है कि दो सेम नेचर वाली फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट नेचर वाली फिजिकल क्वांटिटी को ना तो हम किसी एक के साथ ऐड कर सकते हैं, ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यही होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर मैं P का कैलकुलेट करूं तो a/v का डायमेंशनल फार्मूला इसके इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ दोनों टर्म एक दूसरे में ऐड हुए हैं, तो ज़रूर इनका सेम हुआ होगा डायमेंशनल फार्मूला। तो mL−T−2 और a⁻⁴ क्या हो गया, 6 हो गया यहाँ से। ठीक है, a/L⁻⁶ हो गया। प्रेशर का तो डायमेंशनल फार्मूला याद है ना आपको, ये होता है प्रेशर का, और देखो v² है, हालांकि वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला तो L³ होता है, लेकिन स्क्वायर है तो L³ का स्क्वायर करेंगे तो L⁻⁶ हो जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a करेंगे ना तो कितना मिलेगा, mL⁻, देखो ये 6 है और ये -1 है तो 5 हो जाएगा और t⁻⁻2 हो जाएगा। तो SI यूनिट अगर मैं बात करूं, इसका SI यूनिट की बात करूं A के, तो यहाँ से किलोग्राम आ जाएगा, और L का मतलब मीटर, मीटर की पावर 5 हो जाएगा, और T मतलब सेकंड, सेकंड की पावर 2 हो जाएगा, लेकिन -2 है तो नीचे चला जाएगा, अपॉन में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब दूसरी की बात करें, डायमेंशनल फार्मूला, ये DOF का मतलब होता है डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल मैं लिख देता हूँ, डायमेंशनल फार्मूला, आप ऐसे लिखो याद रखो आप इसको। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी,
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी, ठीक है, ये हो गया फार्मूला ऑफ बी। तो बी का डायमेंशनल फार्मूला अगर आप लिखना चाह रहे हो तो बी का तो हमें कैलकुलेट करना है, इसका लिखोगे क्या, बी का यानी कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला m0 L⁻³ T⁻0 हो जाएगा, और b इज इक्वल टू L⁻³ हो जाएगा, और फिर यहाँ से इसकी एसआई यूनिट लिखोगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। और यही पूछ रहा है कि हैंस राइट द एसआई यूनिट ऑफ द ए एंड बी, ए और बी की एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो पहले डायमेंशनल फार्मूले को हमने कैलकुलेट किया, फिर इसकी एसआई यूनिट हमने लिख दी, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। थर्ड एप्लीकेशन क्या है डायमेंशनल फार्मूले का, वो ये है कि ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का हमें रिलेशन ड्राइव करना है, ठीक है, टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी कुछ है, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी कुछ है, तो उनके बीच में किस तरीके का रिलेशन बनता है वो हमको ड्राइव करना है। तो इसमें भी एक हम लोग यूज करते हैं मेथड जिसको बोलते हैं डिडक्शन रिलेशन एमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब ये होता क्या है, टू ड्राइव द रिलेशनशिप एमंग द फिजिकल क्वांटिटीज बाई मेकिंग यूज ऑफ द होमोजेनिटी। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, होमोजेनिटी का प्रिंसिपल याद रखो आप। होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस वी कैन ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इफ वी नो द वेरियस फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। अभी इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि हमने कैलकुलेट किया F = 6 पाई ईटा RB, तो अब ये फोर्स से विस्कोसिटी किस तरीके से रिलेशन में है, रेडियस किस तरीके से रिलेशन में है, वेलोसिटी किस तरीके से रिलेशन में है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से किस तरीके के रिलेशन में है ये आपको पता करना है। तो इस वाले को हम बोलते हैं टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, यही बोलते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कह रहा है कि ड्राइव करो, क्या ड्राइव करना है आपको, एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। कह रहा है कोई एक पार्टिकल है जिस पर कोई एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू F है, और उस पार्टिकल का मास m है, और मूव कर रहा है वो पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ किसी सर्कुलर रेडियस पर या पाथ पर जिसकी रेडियस r है। तो हमें पता है कि अगर फोर्स इस पार्टिकल के मास m, वेलोसिटी v और रेडियस r से रिलेशन में है, तो उसकी डिग्री नहीं पता है कि किस तरीके से रिलेशन में है। तो F प्रोपोर्शनल, तो मास का पावर a कर लेंगे, वेलोसिटी का पावर v कर लेंगे, r रेडियस का पावर c कर लेंगे। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा लो आप, तो जब सिंबल हटाओगे तो एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट हमने k यूज कर लिया, m⁴ a हो गया, b⁴ b हो गया, r⁴ c हो गया। और k यहाँ याद रखना, यहाँ पर एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो जब उसका कोई डायमेंशन नहीं है तो इसको जब डायमेंशनल फार्मूला इक्वेशन का लिखेंगे तो हटा देंगे k को। तो m⁴ फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखेंगे, mL⁻⁻², और m मतलब मास का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल M होता है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला L⁻⁻1 पावर होल पावर b हो गया है। रेडियस को मीटर में मेजर करते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला L हो जाएगा पावर c। mLT⁻², इस साइड में कुछ नहीं करेंगे, इस साइड में देखो m यहाँ पर है a, तो m की पावर a, l की पावर देखो b होगा, l की पावर c होगा, तो l की पावर b + c, t की पावर -b, तो t की पावर -b कर लेंगे। दोनों साइड में mLT में दोनों साइड में डिग्री का कंपैरिजन कर लेंगे। m की पावर यहाँ a है, यहाँ पर 1 है, तो दोनों साइड में डिग्री का कंपैरिजन कर लेंगे। जब डिग्री का कंपैरिजन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a की पावर 1, यहाँ देखो 1 है तो 1 मिल गया, b + c की पावर यहाँ पर क्या है 1 है, l की पावर 1 है तो 1 मिल गया। फिर आगे देखो t की पावर -b है, यहाँ t की पावर -2 है, तो b की पावर कितना मिल गया, -2 हो गया। यानी कि b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू हमें पता करना है, तो v की जगह पर देखो 2 हम रख देंगे, तो c की वैल्यू हमको मिल जाएगी जो कि -1 है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि फोर्स F हमें a b c, a की वैल्यू यहाँ मिल गई, v की यहाँ मिल गई, c की यहाँ मिल गई। अब देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, k को एज इट इज रखा देखो, और m की पावर a है, a की वैल्यू 1 है तो 1 रख दिया। देखो v की पावर b है और b की पावर 2 है, तो v का पावर 2 कर दिया हमने। और देखो r की पावर c है और c की वैल्यू -1 है, तो हमने c की पावर -1 कर दिया। अब देखो mv² और r की पावर -1 है, नीचे चला जाएगा तो mv²/r हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा। और k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल तौर पर 1 यूज कर लेते हैं, तो फार्मूला हमें मिल जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का
F इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें है, बहुत ही कह सकते हैं ये भी इम्पोर्टेंट ही है, वैसे किसी एग्ज़ाम में पूछा तो नहीं जाता है बट अपने दिमाग में रखना होता है इसको, कि लिमिटेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द डायमेंशनल एनालिसिस। देखो आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली तौर पर k की वैल्यू 1 आती है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से क्या ये वैल्यू पता चल सकती है? नहीं पता चल सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो ये k था, इसकी वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं कर सकते हैं, एनालाइज नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या लिमिटेशन है कि फार्मूले कंटेनिंग नॉन अलजेब्रिक फंक्शन, अगर फार्मूला कोई नॉन अलजेब्रिक फंक्शन में आ गया, ठीक है, दैट इज़ द साइन कॉस लॉग, तो इसकी वैल्यू कभी पता नहीं लगा पाएंगे, ये भी डिराइव्ड नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो कोई एक फार्मूला आ गया, कोई एक फार्मूला आ गया जिसमें लॉग आ गया, लॉग आई वाई सी कुछ आ गया, मान लो ऐसे कुछ आ गया। अब लॉग की वैल्यू, साइन की वैल्यू, टैन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, ये जो डायमेंशनल एनालिसिस का सिस्टम है वो नहीं दे पाता है, ऐसे फंक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, फार्मूला विच कैन नॉट 2 और मोर टर्म इन द RHS कैन नॉट बी डिराइव्ड। अब अगर कह रहा है कि जैसे कोई फार्मूला है विच कंटेंस 2, जिसमें 2 टर्म हैं, ये 2 टर्म हैं और इससे ज़्यादा टर्म है, तो फिर उनको फिर ये ड्राइव ही नहीं कर पाएगा, केवल सिंगल टर्म पर ही अप्लीकेबल हो पाता है, ज़्यादा टर्म हो तो उसको ड्राइव नहीं कर पाता है फिर ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि फॉर्मूले कंटेनिंग द डायमेंशनल कांस्टेंट कैन नॉट बी ड्राइव्ड। जैसे डायमेंशनल फार्मूला है, जैसे ये जी है, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला कंटेनिंग डायमेंशनल कांस्टेंट कैन नॉट बी ड्राइव्ड, तो डायमेंशनल कांस्टेंट है तो अब इसको ये ड्राइव्ड नहीं कर पाएगा, जी को, जैसे किसी भी फार्मूले में ये आएगा तो इसको ड्राइव नहीं कर पाएगा ये। डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, किसी स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी से हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, समझ गए ना। नेक्स्ट है इफ़ बी डू नॉट नो द फिजिकल क्वांटिटी, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं जानते हैं तो ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड, कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से डिपेंड कर रही है, तो वी कैन नॉट बी इवन प्रोसेस ड्राइव द फार्मूला, तब भी हम नहीं कर पाएंगे ये चीज़। इट इज़ द डिफ़िकल्ट टू अप्लाई द डायमेंशनल फार्मूला मेथड इफ़ द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द मोर दैन थ्री फंडामेंटल क्वांटिटी, अगर मोर दैन 3 फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है तो बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं फिर उसको जैसे कैलकुलेट करने में, लेंथ मास टाइम के अलावा। मान लो कि अगर अपने पास कोई बहुत सारी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आ गई जो लेंथ मास और टाइम के अलावा, अब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेंथ मास और कैंडेला आ गया, मोल आ गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई, तो फिर उसको भी ड्राइव करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्योंकि हम 3 के हिसाब से तो कर लेते हैं, 3 के हिसाब से तो हम कर लेते हैं, ये वाला अपना मेथड सेटअप करके, ये वाला अपना मेथड सेटअप करके, 3 से ज़्यादा आ जाती हैं तो फिर प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हम कह सकते हैं कि लिमिटेशन है डायमेंशनल फार्मूला के, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके एप्लीकेशन ही थे, तो हमने एप्लीकेशन आपको बता ही दिया। तो इस लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक बात करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करने क्या वाले हैं, हमारे पास नेक्स्ट है, इस पर हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, उस एग्जाम्पल से आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको होमवर्क के तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए होमवर्क है। तो 1, 2 और ये 3, तो तीनों आप ये होमवर्क के तौर पर समझ सकते हैं और इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक बेटे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।